अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है, अब हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हमें अपने सिस्टम का जायजा लेना चाहिए। कई वजारतों ने बेहतर परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। आवाम को ऐसी बिजली देना चाहते हैं जो वो अफोर्ड कर सकें। तवानाई के शोबे में 2,500 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर पूरा जोर लगाना है। गरीब आदमी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कई सब्सिडियाँ मिल रही हैं। फैसला किया है कि हर वजारत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी तो शोपीस हैं, फैसले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करने हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं, जरदारी और नवाज शरीफ अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं, बाकी किसी मामले से इनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। सियासत वापस मामूल पर आ गई है। लॉन्ग मार्च होगा, ना ही इस्तीफे दिए जाएंगे। सब अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी होंगे। इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है, ये समझते हैं कि पहला ऑप्शन है। सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी याद रखे, खोकर फैमिली के घर गिराने के ज़बानी अहकामात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। खोकर फैमिली को मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े रहने की सजा दी जा रही है। खोकर फैमिली के 27 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। झूठे मुकदमात खत्म करने का कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम NRO मांग रहे हैं। जज अरशद मलिक के केस से हमने सबक हासिल नहीं किया। 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि केस क्या है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाक़या है कि तमाम केसेस अपोजिशन पर हैं। वजीर अरबों रुपए अद्वियात चीनी गंदुम में खा जाएं, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। नैब की तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वजीर आज़म NRO नहीं दे सकते, NRO हुकूमत ने अपने वजीरों को दी। शेख रशीद अहमद से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अलजाबी की मुलाकात में पाकिस्तान UAE ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों पर हालिया वीज़ा पाबंदी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और अरब अमारात के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। UAE सफ़ीर ने कहा कि अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का किरदार मिसाली है। उम्मीद है वीज़ा बहाली जल्द मुमकिन हो जाएगी। अरब अमारात में पाकिस्तानी बरादरी की देखभाल हमारी तरजीहात में शामिल है। आवारान में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 मुश्तबा अफराद हलाक हो गए। आवारान के इलाके केलकोट में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ने सर्च ऑपरेशन किया। लेविस हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस शहरियों और सरकारी तंसीबात पर हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ इनकी शनाख्त का अमल जारी है। मरियम नवाज 27 दिसंबर को लाड़काना का दौरा करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध ने मरियम नवाज के दौरे सिंध को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक मरियम नवाज 26 दिसंबर को सक्कर पहुंचेंगी और दोपहर 4 बजे सक्कर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दावत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। PMC के ज़ेरे निगरानी होने वाले मेडिकल एंट्री टेस्ट के नताइज को मुस्तरद करते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो कहती हैं, सिंध के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और एंट्री टेस्ट फेडरल बोर्ड के निसाब के तहत लिया गया है। बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से सिंध के बच्चों के नताइज मुख्तलिफ आए हैं। दही इलाकों के बच्चों के नताइज मुख्तलिफ आने की वजह से आइंदा दिनों में हेल्थ सर्विसेज में बहुत सी पेचीदगियाँ आएंगी और सिंध बिलखुसूस दही इलाकों में डॉक्टर्स की कमी का सामना भी होगा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने लाइव TV पर आलमी वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रियासत डेलावियर के मुकामी अस्पताल में फाइजर और बायोनटेक की तैयार करदा वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के अमल को दिखाने का मकसद ये है कि जब ये दस्तयाब हो तो आवाम इसे लगवाने के लिए तैयार हों। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। चीन ने मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की खातून नुमाइंदा को गिरफ्तार कर लिया। चीनी हुकाम ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ ब्यूरो की नुमाइंदा पर चीनी कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। खातून को सादा लिबास एहलकारों ने इनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खातून नुमाइंदा पर चीनी कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।
تیسرے آخری T20 میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد شاہینز نے کیویز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 174 رنز کا ہدف دیا تھا، جس پر جوابی بیٹنگ میں شاہینز نے 19.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف پورا کیا۔ نومبر 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جولائی سے نومبر کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1 ارب 64 کروڑ ڈالر رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ترسیلات بڑھنے اور دیگر رقم آنے سے کم ہو رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے سے زر مبادلہ ذخائر بڑھے ہیں۔ ماہی نومبر میں زر مبادلہ ذخائر 1 ارب ڈالر بڑھے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون نے ارکان کو استعفے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں کمی کر دی۔ استعفے 31 دسمبر کو نہیں 23 دسمبر تک جمع کرائے جائیں گے۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی سے استعفے جمع کرنے کے لیے 15 رکنی ٹیم تشکیل دے دی۔ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ رانا محمد اقبال یا ندیم کامران کو جمع کرائیں گے۔ پارلیمانی گروپس احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ کو استعفے جمع کرائیں گے۔ ادھر مسلم لیگ کے باغی رکن اسمبلی میاں جلیل شرک پوری نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مشروط استعفیٰ بھجوا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پورا پینل اگر استعفے دے تو ان کا استعفیٰ بھی قبول کر لیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پرویز الہی صوبائی حکومت پر برہم ہو گئے۔ کہا کہ اسمبلی نے بجٹ منظور کیا، اگر فیصلوں کو نہیں ماننا تو اسے بند کر دیا جائے۔ حکومت کے منصوبے کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ فنڈز کا اجرا ہی نہیں ہو رہا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر پرویز الہی وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی نے بجٹ منظور کیا، اگر فیصلوں کو نہیں ماننا تو اسے بند کر دیا جائے۔ حکومت کے منصوبے کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ فنڈز کا اجرا ہی نہیں ہو رہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مفاد عامہ کے منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر معاملہ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ دوسری جانب وزیر قانون راجہ بشارت نے 5 آرڈیننس کی مدت میں توسیع کے لیے قرارداد ایوان میں پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ 4 قانونی مسودے بھی ایوان میں پیش کیے گئے۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر شدید نعرے بازی کی، جبکہ حکومتی ارکان بھی نعرے لگانے لگے۔ پنجاب اسمبلی میں کھوکر برادران کے گھر کا معاملہ بھی زیر بحث رہا، جس پر اپوزیشن رکن سمیع اللہ خان کے معاملے اٹھانے پر اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ دوسری جانب صوبائی وزیر قانون کٹا نہ کھولیں ورنہ بہت کچھ سامنے آئے گا۔ راجہ بشارت نے بھی جاتی عمرہ کے معاملات ایوان میں اٹھا دیے۔ پیپلز پارٹی کے رکن حسن مرتضیٰ نے لطیفے سناتے ہوئے حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تو شو پیس ہیں۔ فیصلے نواز شریف اور آصف زرداری کو کرنے ہیں۔ بچوں سے مذاکرات کر کے کسی نے کیوں وقت ضائع کرنا ہے؟ اپنی ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تو شو پیس ہیں۔ فیصلے نواز شریف اور آصف زرداری کو کرنے ہیں۔ وہ اپنے مقدموں سے نکلنا چاہتے ہیں، باقی کسی معاملے سے ان کی دلچسپی نہیں۔ بچوں سے مذاکرات کر کے کس نے کیوں وقت ضائع کرنا ہے؟ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سیاست واپس معمول پر آ گئی ہے، نہ تو لانگ مارچ ہوگا اور نہ ہی استعفے دیے جائیں گے۔ تمام لوگ اپنی تنخواہ میں کام کریں گے۔ اس سے قبل اپنی ایک اور ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی ڈرون پالیسی مرتب کرنے کی منظوری دے دی۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان میں ڈرونز اور خصوصاً زرعی ڈرون کی انڈسٹری میں نئی جہتیں آئیں گی اور جدید ڈرونز کی نجی طور پر درآمد بھی ممکن ہو سکے گی۔ ڈاکٹر عذرا پچوہو، سید ناصر حسین شاہ اور سید غنی کی پریس کانفرنس۔ کہا سندھ کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اور انٹری ٹیسٹ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے تحت لیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کے اراکین عذرا پیچو، سید ناصر حسین شاہ اور سید غنی نے میڈیکل کالج میں داخلوں کے انٹری ٹیسٹ کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انٹری ٹیسٹ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے تحت لیا گیا ہے۔ انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ انٹری ٹیسٹ کے اختیارات صوبائی حکومتوں کو دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر PMC کا تشکیل دیا گیا، اس کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کرا لیا گیا، جبکہ اس ضمن میں مختلف یونیورسٹیز نے PMC کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ پہلے بھی ہمیں تشویش تھی کہ بہت ساری، یہ جو کمیشن بنا تھا اس میں بھی تشویش تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے حق میں نہیں ہیں، سندھ کے حق میں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو رول ہے کمیشن کا یا PMDC کا جو رول تھا، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کا رول تھا، وہ صرف مانیٹرنگ اور کوالٹی مینٹیننگ کوالٹی جو کوالٹی مینٹیننس ہے ان جگہوں پہ یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہتری لانے میں جو ہے ان کی انفراسٹرکچر کی، ان کی سسٹمز کی
देखना कि प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ज़्यादा पैसे नहीं लें, इस तरीके से उनका मैंडेट था। लेकिन मैंडेट एडमिनिस्ट्रेटिव या तालीम के अंदर दखल देने का उनका मैंडेट नहीं था। बहरहाल लेजिस्लेशन पास हो गया, हमारी मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, फेडरल पार्लियामेंट में, तो वो पास हो गया लेजिस्लेशन। उसके बाद भी हम एहतजाज करते रहे फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि ये हक में नहीं है हमारे, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए थे कि जो सीट्स हैं, जो टेस्ट है वो उस पे बेस्ड होगा कि वो फेडरल करिकुलम पे बेस किया जाएगा। और हमारा जो है हमारी जो तशवीश थी वो हक बजानिब रही, क्योंकि अभी जब हमने टेस्ट रिज़ल्ट्स और MCQs के बारे में जो हमने मालूमात हासिल की, तो उसमें MCQs जो थे, बहुत सारे MCQs जो हैं फेडरल सिलेबस या फेडरल सिलेबस पे मुतमनी थे, उनके ऊपर बेस्ड थे। इस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं पीछे रह गए और वो इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा 14% ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनमें जो है जो कि उनमें कुछ एम्बिग्विटी थी। एम्बिग्विटी से मतलब ये था कि कुछ उसके सही MCQs जब बनाए जाते हैं उनके कुछ स्टेम्स होते हैं और हर स्टेम के ऊपर आपको बिल्कुल ठोस जवाब मिलना चाहिए कि ठोस जवाब आप दे सके। लेकिन उस एम्बिग्विटी के मसला यह होता है कि नफ़ी में भी हो सकता है, हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी हो सकता है उसका जवाब। तो कुछ एम्बिग्विटी की वजह से परेशानियां थी उसमें। डॉक्टर अजरा पेशो ने कहा कि बहुत से मसाइल की वजह से सिंध के बच्चों के नताइज मुख्तलिफ आए हैं। देही इलाकों के बच्चों के नताइज मुख्तलिफ आने की वजह से आइंदा दिनों में हेल्थ सर्विसेज में बहुत सी पेचीदगियां आएंगी। सिंध में बिलखुसूस देही इलाकों में डॉक्टर्स की कमी का सामना भी हो सकता है। कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़, कराची। पंजाब के शहर गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के MPA इमरान खालिद भट्ट के घर पर FIA ने छापा मारा। घर पर छापा खालिद भट्ट के भाई सलमान खालिद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के मुताबिक FIA लाहौर की टीम ने पुलिस की नफरी के हमरा गुजरांवाला में नून लीगी MPA इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा मारा। FIA जराये के मुताबिक MPA इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा खालिद भट्ट के भाई सलमान खालिद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। FIA जराये ने बताया कि सलमान खालिद भट्ट और पौमी भट्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। FIA जराये का मजीद कहना है कि सलमान खालिद भट्ट के घर पर मौजूद न होने के बायस FIA की टीम वापस लौट गई। वाज़ेह रहे कि 3 हफ्ता कबल भी सलमान खालिद उर्फ पौमी भट्ट के घर पर छापा मारा गया था। याद रहे कि सलमान खालिद भट्ट मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के सिटी सदर हैं। अटक पुलिस ने अंधे कत्ल में मुलविस डाकुओं के 3 रुकनी खतरनाक ग्रुप को पीर की शाम हसन अब्दाल के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोबाइल और रकम बरामद कर ली गई। अटक में अंधे कत्ल में गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ अजला से गाड़ियां बुक करवा कर नेशनल हाईवे पर छीनने और मुजाहिमत पर ड्राइवर को गोली मार देते थे और ड्राइवर को फेंक कर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़े जुर्म कर लिया है। ताहम मुल्जिमान ने गुज़िश्ता माह मानसेरा से टैक्सला के लिए मेहरान गाड़ी 2700 रुपए में बुक करवाई और हसन अब्दाल पहुँच कर गाड़ी छीनने के दौरान मुजाहिमत पर ड्राइवर सज्जाद अहमद को गोली मार कर कत्ल कर दिया और लाश दरिया में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का पहले भी जराइम का रिकॉर्ड मौजूद है और वो छीनी गई गाड़ियों को खोलकर पुर्जों की शक्ल में फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोबाइल और रकम बरामद कर ली है, जबकि मजीद तफ्तीश के लिए अदालत से 3 रोजा रिमांड हासिल कर लिया है। कराची में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए जबकि 1 डाकू फरार हो गया। कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग से 1 मुल्जिम हलाक हो गया जबकि 3 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक घर में डकैती की नियत से दाखिल हुए, जिन्होंने अहले खाना को रस्सियों से बांध दिया। दूसरी जानिब 15 पर इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो इसका मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान जख्मी हो गए। 1 जख्मी मुल्जिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। SP जमशेद टाउन के मुताबिक 5 डाकू पेस्टर जॉर्ज नामी शख्स के घर में डकैती के लिए आए थे, जिनमें से 1 डाकू मुकाबले में मारा गया। उन्होंने बताया कि 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए जबकि 1 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकुओं में से 1 की हालत तशवीशनाक है। SP जमशेद टाउन का कहना है कि पेस्टर जॉर्ज के बेटे ने 15 पर डकैती की इत्तला दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि हलाक और जख्मी डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है जबकि फरार होने वाले डाकुओं की तलाश भी की जा रही है।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے قادیانیوں کے خلیفہ کا نام گوگل سرچ سے ہٹانے کی ایڈوکیٹ محمد اظہر حسیب کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ مین کو بلانا پڑے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے قادیانیوں کے خلیفہ کا نام گوگل سرچ سے ہٹانے کی ایڈوکیٹ محمد اظہر حسیب کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو ڈانٹ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، حکومت ایسے کیسز خود دائر کرتی ہے، گوگل پر یہ نام 20 سے 22 دن سے چل رہا ہے مگر حکومت سوئی ہے۔ چیف جسٹس نے تمام فریقین کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ فیس بک، ٹویٹر اور گوگل کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ سوشل میڈیا خود غلط نہیں بلکہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ حکومت اگر پب جی پر پابندی لگا سکتی ہے تو ایسے اقدام پر بھی فوری فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ یہاں پر قانونی تحفظ تو لے لیں گے، قبر میں خود جواب دے دیجئے گا۔ مجھے لگتا ہے ٹاپ مین کو بلانا پڑے گا۔ دینی اسنا آمدن سے زائد اثاثہ جات میں احتساب عدالت میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے احد چیمہ کیس پر سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ قومی ایئر لائن کی ملکیت نیو یارک کے تاریخی ہوٹل کو 94 سال بعد بالآخر بند کر دیا گیا۔ ہوٹل کو بند کرنے کی وجوہات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روزویلٹ ہوٹل انتظامیہ نے نیو یارک کے حکام کو ہوٹل کی بندش سے آگاہ کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہوٹل خسارے میں تھا۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ہوٹل خسارے میں چل رہا تھا۔ ہوٹل بند ہونے سے 431 افراد نوکریوں سے محروم ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوٹل کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان رواں ماہ مارچ میں ہوا تھا۔ خیال رہے کہ کورونا کے باعث ہوٹل انڈسٹری سے منسلک 75 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے۔ 1025 کمروں پر مشتمل ہوٹل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ملکیت ہے۔ اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ یورپی یونین کی میڈیسن ایجنسی نے طویل بحث و مباحثے اور مشاورت کے بعد 16 برس سے بڑی عمر کے افراد میں فائزر اور بائیو ٹیک کی کورونا ویکسین کے استعمال کی مشروط اجازت دے دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ اور امریکہ میں کورونا ویکسین کے آغاز کے بعد یورپی یونین کی ادویہ مجاز اتھارٹی نے بائیو ٹیک اور فائزر کی مشترکہ تیار کردہ کورونا ویکسین کے لیے مشروط منظوری کی سفارش کر دی ہے۔ بند کمرے میں ماہرین کے اجلاس کے بعد یورپی یونین کے ڈرگس ریگولیٹر نے میڈیا کو بتایا کہ فائزر کی کورونا ویکسین کی سفارش کر رہے ہیں، تاہم دوا ساز کمپنی کو اگلے برس تک اپنی ویکسین پر فالو اپ ڈیٹا جمع کروانا لازمی ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ادارے برائے غذا و ادویات FDA کے کمشنر ڈاکٹر اسٹیفن ہان کی جانب سے جاری بیان میں فائزر کی کورونا ویکسین کو محفوظ قرار دیتے ہوئے ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی۔ فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن کے کمشنر ہان نے اپنے بیان میں کہا کہ FDA کی پہلی کووڈ-19 ویکسین کے ہنگامی طور پر استعمال کی اجازت اس تباکن وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جس نے ریاستہائے متحدہ اور پوری دنیا میں لاکھوں خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ اس موقع پر یورپی یونین میڈیسن ایجنسی کے سربراہ ایمرکوک کا کہنا تھا کہ یہ واقعی ایک تاریخی سائنسی کامیابی ہے جو عالمی وبا کے خلاف ہماری لڑائی کا ایک اہم قدم ہے۔ یورپی یونین کی ادویہ کی مجاز اتھارٹی کی سفارش پر ابھی یورپین یونین کی ایگزیکٹو برانچ کی توثیق باقی ہے، تاہم یہ ایک محض رسمی بات ہے۔ یورپی کمشنر کے صدر ارسولا وان ڈیر لیبین نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ یورپین میڈیسن ایجنسی کو کورونا ویکسین کی منظوری اور سفارش یورپیوں کی محفوظ اور مؤثر ویکسین فراہم کرنے کی ہماری کوشش کا فیصلہ کن لمحہ ہے۔ صدر ارسولا وان ڈیر لیبین نے مزید لکھا کہ اب ہم تیزی سے کام کریں گے اور امید ہے 2 سے 3 روز میں یورپی یونین کے ایگزیکٹو برانچ سے منظوری مل جائے گی۔ اگر تمام معاملات معمول کے مطابق چلتے رہے تو جرمنی اور متعدد دوسری یورپی ممالک 27 دسمبر سے کورونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیں گی۔ سعودی وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی کا کہنا ہے کہ مملکت میں ابھی تک کورونا کی نئی قسم کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ کورونا کی نئی قسم کے مریض کی موجودگی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی قسم کے بارے میں ماہرین تحقیق کر رہے ہیں۔ نئے وائرس کے جینیاتی مرکب کے حوالے سے مصدقہ رپورٹس کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری غیر مصدقہ باتوں پر اعتبار نہ کریں، درست خبریں مصدقہ ذرائع سے ہی حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی حکومت ایک ہفتے کے لیے انٹرنیشنل پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست سعودی عرب کی جانب سے ایک ہفتے کے لیے بین الاقوامی پروازوں
परवाजों की मुअत्तली का फैसला बरतानिया और यूरोप में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलने के बाइस किया गया। सऊदी हुकाम का कहना है कि परवाजें मुअत्तल करने का फैसला मुहलिक वबा कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल के पेश नजर किया गया और साथ साथ हुकूमत ने जमीन यावर समंदरी रास्ते भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए। याद रहे कि बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के बाइस माहिरीन दुरुस्त तौर पर तशखीस नहीं कर सके हैं। सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक ने एहतियाती तौर पर बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी हुकाम का कहना है कि परवाजें मुअत्तल करने का फैसला मुहलिक वबा कोरोना की हालिया सूरत हाल के पेश नजर किया गया और साथ साथ हुकूमत ने जमीनी और समंदरी रास्ते भी आर्जी तौर पर इसीलिए बंद किए हैं। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसे अफराद जो गुज़श्ता 3 माह के अंदर किसी यूरोपीय या किसी ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ ये वबा फैली है, इन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर कोरोना टेस्ट करवाएं। मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की खातून नुमाइंदा गिरफ्तार। खातून को पीर के रोज सादा लिबास एहलकारों ने इनके घर से गिरफ्तार किया। नुमाइंदा पर चीनी कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन में ब्लूमबर्ग के लिए काम करने वाली जिस नुमाइंदे को गिरफ्तार किया गया वो खुद चीनी शहरी हैं। चीनी हुक्काम ने ब्लूमबर्ग न्यूज ब्यूरो की नुमाइंदा पर चीनी कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैसफेन नामी खातून को पीर के रोज सादा लिबास एहलकारों ने उनके घर से गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ब्लूमबर्ग की नुमाइंदा चीनी खातून को नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर चीनी कवानीन के तहत गिरफ्तार किया, जबकि इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वजारत खारजा की जानिब से इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि चीनी सिक्योरिटी ब्यूरो ने भी इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की। दूसरी जानिब खातून नुमाइंदा की गिरफ्तारी पर ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी बयान में इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि इस मामले पर सूरत हाल समझने के लिए चीनी हुकाम से मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं और हम अपनी नुमाइंदा की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया पर BTV बिजनेस में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में मईशत की सिमत को बेहतरीन करार दे दिया है। कहते हैं कोरोना के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबर है कि माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर है कि मईशत कमाल अंदाज में पलट रही है। वज़ीर आज़म ने बताया कि करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। करंट अकाउंट इस साल अब तक $1.6 अरब सरप्लस हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी माह करंट सरप्लस खसारा $1.7 मिलियन था। मरकजी बैंक के ज़खायर $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो 3 बरस में सबसे ज्यादा है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस $44 करोड़ 70 लाख रहा और माह जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 64 करोड़ रहा। स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा तरसीलात बढ़ने और दीगर रकूम आने से कम हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा कम होने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक माह नवंबर में ज़र मुबादला ज़खायर $1 अरब बढ़े हैं। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस अमीर ममालिक के ग्रुप G20 ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $1.7 अरब के कर्ज की अदायगी मुअत्तल कर दी है, जिससे पाकिस्तान को बड़ी सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान को G20 ममालिक के ग्रुप से कर्जों की अदायगी में $800 मिलियन का रिलीफ मिल गया। वाज़ेह रहे पाकिस्तान पर रवां साल अगस्त में दुनिया के 20 दौलतमंद तरीन ममालिक G20 के $25.4 बिलियन वाजिबुल अदा थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह के दौरान 14 ममालिक ने पाकिस्तान के साथ इसी कर्ज की वापसी में रियायत देने के मुआहदे किए थे, जिनके तहत आर्जी तौर पर पाकिस्तान को $800 मिलियन का रिलीफ मिल गया था। इनके अलावा 2 और ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी में रिलीफ देने के लिए राब्ता किया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जापान, रूस, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया के साथ अब तक $1 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग के मामला तय नहीं पा सके हैं। वजारत इख्तिसादी उमूर के एक सीनियर अफसर का कहना है कि अगरचे इन 6 ममालिक ने अब तक कर्ज में रिलीफ से मुतालिक मुआहदे की तौसीक नहीं की है, तहम इस माह के आखिर तक मुआहदे हो जाने की तवक्को है। वजारत इख्तिसादी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान G20 ममालिक से मई ता दिसंबर 2020 के अरसे के लिए $1.8 बिलियन के कर्ज की वापसी में रिलीफ की तवक्को कर रहा था। इसमें $1.47 बिलियन कर्ज की असल रकम और $323 मिलियन का सूद
शामिल है। वजारत इक्तिसादी उमूर का अंदाजा है कि पाकिस्तान कर्ज में सऊदी अरब से $6.13 मिलियन, चीन से $309 मिलियन, कनाडा से 23, फ्रांस से 183, जर्मनी से 99, इटली से 6, जापान से 373, जनूबी कोरिया से 47, रूस से 14, बर्तानिया से 1 और अमेरिका से $128 मिलियन का आर्जी रिलीफ हासिल कर सकता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पर रवां साल अगस्त में दुनिया के 20 दौलतमंद तरीन G20 के $25.4 बिलियन वाजिबुल अदा थे। तफसीलात के मुताबिक G20 ममालिक की तरफ से डेट सर्विस की मुअत्तली के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ डेट की रीशेड्यूलिंग के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान ने G20 ममालिक के डेट सर्विस की मुअत्तली की सहूलत से फायदा उठाने के लिए मुज़ाकरात किए। सहूलत के तहत पाकिस्तान को $1.7 बिलियन के कर्ज की अदायगी मुअत्तल रहेगी। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान G20 ममालिक से मई ता दिसंबर 2020 के अरसे के लिए $1.8 बिलियन के कर्ज की वापसी में रिलीफ की तवक्को कर रहा था। इसमें से $1.47 बिलियन कर्ज की असल रकम और $323 मिलियन का सूद शामिल है। कोरोना के मनफी माशी असरात से महफूज रखने के लिए G20 ममालिक डेट सर्विस की मुअत्तली की सहूलत का आगाज किया गया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों को रिकॉर्ड जमा करवाने के मुतज़ाद नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दिया गया है, जिससे शहरी परेशान हो गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करने की आखिरी तारीख तक सिर्फ 1.67 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स मिल पाए, जबकि ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 1.3 मिलियन कम है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में ये नुमाया कमी इस बात की गमजार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टैक्स अदायगी के कल्चर को फरोग देने में नाकाम रही। टैक्स ईयर 2020 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स की तादाद में अहम कमी के बावजूद हुकूमत ने रिटर्न फाइलिंग की तारीख में तोसी न करने की अपनी रिवायत कायम रखी है। FBR ने ताकतवर हल्कों की जानिब से दबाव के बावजूद आखिरी तारीख में तोसी न करते हुए टैक्स फाइलर की तादाद में कमी गवारा कर ली। अगरचे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स की तादाद में 43% कमी आई, मगर FBR के फैसले से तारीख में बार बार तोसी का कल्चर खत्म करने में मदद मिलेगी। FBR के आला अफसरान ने बताया, टैक्स साल 2020 में सालाना टैक्स रिटर्न फाइल्स करने वालों की तादाद 1.67 मिलियन रही। टैक्स साल 2019 में FBR को मजमूई तौर पर 2.96 मिलियन टैक्स रिटर्न मौसूल हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल कहा था कि ईमानदार लीडरशिप लोगों को इस बात पर कायल कर सकती है कि वो टैक्स दें और टैक्स देने वाली कौम बन जाएं। ताहम इनकी हुकूमत अवाम में टैक्स की अदायगी का जज्बा उभारने में नाकाम रही। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने टैक्स गुजारों को रिकॉर्ड जमा कराने की मुतज़ाद नोटिस जारी कर दिए, जिसके बाद टैक्स गुजार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। FBR ने टैक्स गुजारों को पहले टैक्स रिकॉर्ड करवाने जमा करवाने की तारीख की तौसी की तस्दीक की। चंद रोज बाद तौसी के बावजूद रिकॉर्ड जमा न करवाने पर कार्रवाई के नोटिस भेज दिए। वज़ारत ख़ज़ाना हफीज़ शेख का कहना है कि ज़रूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 0.22% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले 4 हफ्तों के दौरान महंगाई की शरह में मुस्तकिल कमी आ रही है। वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना हफीज शेख की सरबराही में नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में अंडों और खुर्दनी घी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया गया। हफीज शेख की सरबराही में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को बताया गया कि जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 0.22% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले 4 हफ्तों के दौरान महंगाई की शरह में मुस्तकिल कमी आ रही है। गंदम, टमाटर, प्याज, आलू और मुर्गी की कीमत में नुमाया कमी आई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले हफ्ते 13 अशिया सस्ती हुई, जिनमें चीनी की फी किलो कीमत में ₹7.13 कमी आई और टमाटर ₹14.39 फी किलो सस्ते हुए, जबकि एक हफ्ते के दौरान प्याज ₹5.51, आलू ₹6.25 फी किलो, आटा 18 पैसे फी किलो और लहसुन की फी किलो कीमत में ₹2.89 कमी आई। एलामिया के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी तिजारत को हिदायत दी गई कि सूबाई हुकूमतों और FBR के नुमाइंदों के साथ मीटिंग बुलाएं ताकि इस सिलसिले में मजीद इकदामात उठाए जा सके। वजीर खजाना का कहना था कि सूबाई हुकूमतें कीमतों पर कड़ी निगरानी करेंगी। दूसरी जानिब इजलास में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने गंदम और चीनी के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। शामिल करेंगे शोबिस की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। विमेन एक्शन फोरम ने गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ वफाकी तहकीकाती एजेंसी की रिपोर्ट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मीशा शफी के खिलाफ वफाकी तहकीकाती एजेंसी FBR की रिपोर्ट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया गया। विमेन एक्शन फोरम की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मीडिया पर यह तासुर पैदा करने के लिए एक बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है कि मीशा शफी पर गुलकार अली जफर के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाने का इल्जाम साबित हो गया है। विमेन एक्शन फोरम का कहना है कि FBR के पास किसी को मुजरिम या मासूम करार देने का कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार अदालत को है। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल FIA ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने
जाने वाली मुहिम की तहकीकात मुकम्मल करते हुए गुलकारा मीशा शफी और अदाकार इफ़त उमर समेत दीगर को कसूरवार करार दे दिया था। FIA ने साइबर क्राइम विंग्स लाहौर की जानिब से अदालत में जमा कराए गए उबूरी चालान में कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर अली जफर की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की गई। FIA के मुताबिक तहकीकात में मीशा शफी और इफ़त उमर समेत 8 अफराद अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम में मुलविस पाए गए। चालान में मजीद कहा गया कि मुलजिमान ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासा के इल्जामात आयद किए, मगर तहकीकात में वो कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान कहती हैं कि उनकी तबीयत में पहले से काफ़ी बेहतरी आई है और उन्हें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार होने वाली माहिरा खान ने अपने तस्दीकशुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने तमाम चाहने वालों के लिए खसूसी स्टोरी शेयर की। माहिरा खान ने अपने खसूसी पैगाम में कहा कि मुझे मेरी सालगिरह के मौके पर ढेर सारे मोहब्बत भरे पैगामात, खतूत और वीडियो पैगाम मौसूल हुए, जिन्हें देखकर मैं वाकई बहुत खुश हुई हूँ। अदाकारा ने तबीयत के हवाले से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि मेरे दिल में कोरोना वायरस के हवाले से कोई शक नहीं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊंगी। आखिर में माहिरा खान ने मोहब्बत भरे पैगामात और दुआओं के लिए अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों माहिरा खान ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने पर मैंने उन तमाम लोगों को भी आगाह कर दिया है जो गुज़िश्ता दिनों से मेरे साथ राब्ते में थे और जिनके साथ मैंने मुलाकात की थी। ख्याल रहे कि माहिरा खान ने गुज़िश्ता रोज ही अपने 36वीं सालगिरह मनाई है। और अब शामिल करते हैं कुछ खबरें खेलों के मैदान से BTV स्पोर्ट्स में। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी, ताहम सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 173 रन बनाए। नेपियर में खेले जाने वाले आखिरी T20 में कौमी टीम के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 173 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान के 59 गेंदों पर 89 रन की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। बाद न्यूजीलैंड की जानिब से डेविन कॉनवे 63 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 20 रन देकर 3 विकेटें ली, जबकि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। लियारी पाकिस्तान का वो इलाका है जो हमेशा से बॉक्सिंग और फुटबॉल का गढ़ समझा जाता है। एक बार फिर लियारी के नादिर बलोच ने अफगानिस्तान के जवाद हसन को हराकर वर्ल्ड मिडिल ईस्ट चैंपियन का एजाज अपने नाम किया। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। नादिर बलोच ने एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम सरबुलंद किया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के एसोसिएशन के तहत लाहौर में हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला। अफगानिस्तान के जवाद हसन को शिकस्त देकर नादिर ने एक बार फिर लियारी और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। नादिर का कहना था कि क्रिकेट के अलावा बॉक्सिंग और दीगर खेलों पर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ये मुल्कों का नहीं होता, इसमें ये प्रोफेशनल चैलेंजिंग फाइट होता है। ये 12 राउंड का होता है, 10 राउंड का होता है, वन फाइट होता है। उसमें ये बहुत हार्ड फाइट होता है क्योंकि इसमें ज़िंदगी और मौत का गेम होता है। क्योंकि ये फाइट बहुत डेंजर होते हैं। एमेचर से हटकर ये काफ़ी डेंजरस फाइट है। जैसे मोहम्मद अली, माइक टाइसन, आमिर खान, मोहम्मद वसीम सब ने खेल लिया है। ये फाइट मैं भी खेल रहा हूँ। ये टाइटल विन करने के बाद सिंध हुकूमत, फेडरल हुकूमत, हमारे जितने भी हैं उन सब से मैं अपील ये करता हूँ कि हुकूमत आके प्लेयर को सपोर्ट करे, प्लेयर को प्रमोट करें, प्लेयर को हाईलाइट करें। उनका काम बनता है अपने, क्योंकि हम पाकिस्तान को परचम को बुलंद करने के लिए अपनी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना खून सबको मिला लेते हैं। इसको अचीव करने के लिए ना सुकून होता है, ना चैन होता है, ना फैमिली के पास वक्त होता है देने का। ये चीज़ अचीव करने के लिए कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का भी काम बनता है, बड़े लोगों का काम बनता है कि हमें भी प्रमोट करें, सपोर्ट करें। नहीं, बॉक्सिंग में अगर ये केस होता तो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ चिल्लाता नहीं। मैं हुकूमत की तरफ नज़र षानी नहीं करता। नादिर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर सिंध से अपील करते हुए कहा कि उसको सपोर्ट किया जाए ताकि आइंदा भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। खासतौर पर इमरान खान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह अब बॉक्सिंग को भी प्रमोट करें। अगर बॉक्सिंग प्रमोट होगा तो इंशाल्लाह हम भी प्रमोट होंगे। बाकी चीज़ें जो भी है मेरे मैनेजर आपको बताएंगे। कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात ने कराची में 28 दिसंबर से सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली सर्दी की लहर पिछली लहर से ज़्यादा ठंडी होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद सर्दी की पेश गोई करते हुए कहा है कि 28 दिसंबर से पारा फिर गिरना शुरू होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 दिसंबर के बाद कुछ रोज तक दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली सर्दी की लहर पिछली लहर से ज्यादा ठंडी होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों भी कराची में शदीद सर्दी के बाइस दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। महकमा मौसमियात का कहना था कि हवाओं की रफ्तार 6 से 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड हुआ था। गुज़िश्ता माह भी कराची में दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों में नवंबर में सबसे कम था। इससे कबल नवंबर 2017 में 11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि नवंबर 2010 में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना था कि कराची में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया और दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।